हाय, वेलकम बैक। तो स्टार्ट करते हैं आरसीसी का नेक्स्ट पार्ट। आज के इस लेक्चर वीडियो में स्टार्टिंग के काफी सारे क्वेश्चन है वो रिब्ड स्लैब के टॉपिक पे हैं। तो हम एक बार रिब्ड स्लैब को देख लेते हैं कि पिक्चर की कैसे दिखती है, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं उसकी। तो ये जो डायग्राम सीलिंग का देख रहे हैं ये रिब्ड स्लैब है। तो यहाँ पे इस तरीके से ये बीम्स होती हैं और इसके ऊपर स्लैब होता है। स्लैब होती है, उसकी थिकनेस काफी कम होती है और उसको टॉपिंग भी बोला जाता है। इस टाइप की बीम होती है, लार्ज स्पैन के लिए यूज की जाती है और प्लेन सीलिंग होती है जहाँ पे वहां पे यूज की जाती है। अपीयरेंस भी अच्छी होती है इनकी, क्योंकि ऐसे ग्रिड से बन रहे यूनिफॉर्म, तो नीचे से अपीयरेंस के अकॉर्डिंग देखने में काफी अच्छा लगता है। इसके अलावा इसकी थर्मल इंसुलेशन प्रॉपर्टीज भी अच्छी होती है, क्योंकि बीच में ये वॉइड स्पेसेज आ रहे हैं, इसके कारण थर्मल कंडक्टिविटी काफी कम हो जाती है। और इसकी एक्यूस्टिक प्रॉपर्टीज भी अच्छी होती है, क्योंकि इन वॉइड स्पेसेज के कारण साउंड भी उतना ज्यादा ट्रेवल नहीं कर पाता यहाँ पे। अब हम क्वेश्चंस देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन 116 में पूछा है कि रिब स्लैब कहाँ प्रोवाइड करते हैं। प्लेन सीलिंग के लिए करते हैं, थर्मल इंसुलेशन के लिए भी करेंगे और एक्यूस्टिक इंसुलेशन के लिए भी करेंगे। तो आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 117 की जो टॉपिंग होती है उसकी थिकनेस कितनी होती है रिब स्लैब में। तो टॉपिंग का एज सच कोड में नहीं मेंशन किया हुआ है, बट पिल्ले मेनन की जो बुक है उसमें मेंशन किया हुआ है कि जो टॉपिंग होगी उसकी थिकनेस होगी वो 50 to 100 mm होगी। तो इसमें ऑप्शंस के हिसाब से देखें तो फिर वैसे तो ये भी सही हो सकता है, वैसे ये भी हो सकता है, दोनों इस रेंज में आ रहे हैं, तो दोनों ही सही हो सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 118। यहाँ पे पूछा है कि जो रिब स्लैब की जो ब्रेड्थ होगी वो कितनी होगी। अगर उसमें 2 बार्स हैं तो ब्रेड्थ का एज सच मेंशन नहीं किया हुआ, कोड में दिया हुआ एक पैराग्राफ जिसमें रिब स्लैब के बारे में गिवन है इन्फॉर्मेशन, बट उन्होंने ऐसे बार नंबर ऑफ बार्स के अकॉर्डिंग ऐसे कुछ क्लासिफिकेशन नहीं किया है कि कितनी विड्थ होनी चाहिए। वहां पे इन जनरल गिवन है कि कहीं पे भी जो रिब्ड स्लैब में की रिब में जो ब्रेड्थ होगी उसकी वो 65 mm से कम नहीं होनी चाहिए, हमेशा 65 mm से ज्यादा होनी चाहिए। बार्स के अकॉर्डिंग अगर हम विड्थ निकालें उनकी स्पेसिंग के अकॉर्डिंग, तो उस केस में हमें फिर बार का डाया पता होना चाहिए। तो उस केस में हम जो मिनिमम स्पेसिंग की जो क्राइटेरिया उसके अकॉर्डिंग मिनिमम विड्थ निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है नहीं प्रॉपर, बस आपको ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि 65 mm होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 119। नेक्स्ट है 119 कि मैक्सिमम डायमीटर ऑफ बार जो हम रिब स्लैब में यूज करेंगे वो कितना होगा। तो रिब स्लैब के लिए IS 456 ने कुछ भी अलग से मेंशन नहीं किया हुआ कि कितनी मैक्सिमम डाया की बार यूज कर सकते हैं। हाँ, जो जनरल स्लैब के लिए जो कंडीशंस हैं वो यहाँ पे भी एप्लीकेबल होंगी, और बीम और स्लैब के लिए कॉमन कंडीशन होती है कि डी, अगर डी है वो थिकनेस है बीम की या स्लैब की, तो 5 जो हम बार यूज कर रहे हैं उनका डाया हो इससे कम होना चाहिए D/8 से। तो अगर हमने पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि टॉपिंग थी वो थी 50 to 100, तो मैक्सिमम वाला अगर हम ये डायमेंशन लें, अगर 100 है हमारी थिकनेस टॉपिंग की स्लैब की, तो 100 डिवाइडेड बाई 8, तो ये 12 पॉइंट कुछ आएगा। तो उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन ए होना चाहिए। बुक में जो आंसर गिवन है यहाँ पे डी है, डी तो नहीं होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 120। मैक्सिमम परमिसिबल साइज क्या होगा, यहाँ पे पूछा है एग्रीगेट्स का। अगर कास्टिंग 2 टाइप की रिब्ड स्लैब हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120। इसमें पूछा है कि मैक्सिमम परमिसिबल साइज ऑफ एग्रीगेट्स क्या होगा। अगर प्री कास्टेड रिब स्लैब है तो उस केस में मैक्सिमम परमिसिबल साइज ऑफ एग्रीगेट्स क्या होगा। तो यहाँ पे इन जनरल ऐसी कोई लिमिटेशंस नहीं है, लेकिन अगर हम थिन फ्लेंज यूज कर रहे हैं, जो टॉपिंग है उसका अगर थिकनेस है वो 35 mm तक है, मिनिमम थिकनेस 35 mm है, तो उस केस में लिमिटेशंस गिवन है और ये IS 456 में नहीं है। एक अलग से कोड है IS 10297, ये कोड है प्रीकास्टेड जो रिब्ड स्लैब या वॉइडेड स्लैब है उनके लिए। इसमें मेंशन किया हुआ है कि अगर जो हम टॉपिंग यूज जो है उसकी थिकनेस अगर कम 35 mm तक है, मिनिमम थिकनेस उसकी 35 mm है, तो उस केस में जो एग्रीगेट्स का जो डाया है
वो 12 mm से कम होना चाहिए। इसके अलावा इन जनरल कोई भी लिमिटेशंस नहीं गिवन है, IS 456 में भी नहीं है, और जो ये पर्टिकुलर अलग से कोड है इसमें भी नहीं है। तो इस वाले क्वेश्चन में भी मिस्टेक है। इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए जो ये होगा ये 12 mm होगा, जो कि यहाँ पे इसने दिया ही नहीं ऑप्शन में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 121 कि थिकनेस जो होगी फ्लेंज की रिब्ड स्लैब में वो कितनी होगी। तो रिब्ड स्लैब में जो फ्लेंज वाला जो पार्ट होता है उसको हम टॉपिंग बोलते हैं, जिसको हम फ्लेंज बोलते थे, इसको हम वेब बोलते थे, इसको फ्लेंज बोलते थे। तो रिब्ड स्लैब के केस में हम इसको टॉपिंग बोलते हैं, क्योंकि इसके नीचे वो ग्रिड्स बने हुए होते हैं बीम्स के, और उसके ऊपर ये टॉपिंग होती है। तो क्वेश्चन में इसने पूछा है कि जो थिकनेस होगी फ्लेंज की वो कितनी होगी, तो फ्लेंज को हम बोल रहे हैं टॉपिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कि जो टॉपिंग की जो थिकनेस है वही फ्लेंज की थिकनेस होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 122, ये डायरेक्टली कोड से पूछा गया है। IS 456 में कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, उन्हीं पे ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। तो हम एक बार वो स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं क्या क्या गाइडलाइंस हैं। तो ये IS 456 में पेज नंबर 52 पे ये जो पैराग्राफ गिवन है 30.5, इससे है वो सारे स्टेटमेंट्स। यहाँ पे गिवन है कि रिब का जो विड्थ होगा वो 65 mm से कम नहीं होगा। जैसे ये वाला पार्ट टॉपिंग है और ये नीचे वाला जो जिसको हम वेब बोलते थे उसको यहाँ पे रिब बोला जाता है, और जिसको फ्लेंज बोलते थे उसको टॉपिंग बोला जाता है। तो ये वाली जो रिब है इसकी जो विड्थ है, जो ब्रेड्थ है, ये 65 mm से कम नहीं होना चाहिए, और इनकी स्पेसिंग है वो 1.5 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन है, थर्ड कंडीशन, कि उनकी जो डेप्थ है, रिब की जो डेप्थ है टॉपिंग को एक्सक्लूड करते हुए, मतलब ये इस वाली डेप्थ की बात कर रहे हैं, ये वाली जो डेप्थ है शैल नॉट बी मोर देन 4 टाइम्स देयर विड्थ। जो रिब की विड्थ बी है इसके 4 टाइम्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये 3 कंडीशंस हैं। तो ये सारे तीनों स्टेटमेंट है क्वेश्चंस में गिवन है, बट यहाँ पे इसने वैल्यू चेंज करनी है। स्टेटमेंट ए में इसने जो क्लियर स्पेसिंग 1.5 मीटर थी उसको 4.5 मीटर बोल रहा है, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन बी में बोला है कि विड्थ है वो 7.5 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। तो विड्थ के लिए जो लिमिटेशन था वो 65 mm था, जो कि सेंटीमीटर में होगा 6.5 सेंटीमीटर। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। सी है वो सही स्टेटमेंट है कि जो डेप्थ है वो एक्सीड नहीं करनी चाहिए 4 टाइम्स द ब्रेड्थ ऑफ द रिब। बट यहाँ पे भी ओवरऑल डेप्थ की जगह आपको करना पड़ेगा डेप्थ ऑफ रिब एक्सक्लूडिंग टॉपिंग। क्लियरली उसने मेंशन किया कि जो टॉपिंग है उसको हमें एक्सक्लूड करना है, और उसके बाद जो ये लिमिटेशंस थी 4 टाइम्स की। तो वैसे तो ये तीनों स्टेटमेंट ही गलत है, बट फिर भी एक स्टेटमेंट करेक्ट करना हो तो आप इसको करेक्ट कर सकते हो कि डेप्थ ऑफ रिब एक्सक्लूडिंग टॉपिंग शैल नॉट एक्सीड 4 टाइम्स द ब्रेड्थ ऑफ द रिब। तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। अगर करेक्शन नहीं करते हो तो सारे स्टेटमेंट ही गलत है। अगेन इसका आंसर है वो ऑप्शन डी गिवन है, जो कि नहीं होगा। आरसीसी में बहुत ज्यादा मिस्टेक्स हैं। कुछ वैल्यूज को देख के एक बार मुझे लगा कि हो सकता है कि IS 456 का पुराना वर्जन था 1978 का, हो सकता है कि ये बुक पहले की पब्लिश्ड हो और ये वैल्यूज इसने वहां से ली हुई हो और उस टाइम वैल्यूज कुछ डिफरेंट हो। लेकिन मैंने वेरीफाई किया, उसमें भी ज्यादा चेंजेस नहीं है। IS 456 2000 और 1978 में ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, बहुत माइनर से चेंजेस हैं, और ये वैल्यूज है 1978 में भी सेम है। अब पता नहीं इन्होंने रॉन्ग स्टेटमेंट उठा के कहां से लिए और फिर आंसर है वो लोग तो वो क्यों किया, जो भी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 123 कि फाउंडेशन टेस्ट करता है वो किस पे करता है। तो किसी भी स्ट्रक्चर के 2 पार्ट होते हैं, एक सुपर स्ट्रक्चर होता है, एक सब स्ट्रक्चर होता है। सब स्ट्रक्चर का पार्ट का पर्पज होता है कि वो सुपर स्ट्रक्चर के लोड को नीचे सोइल में ट्रांसफर करे, और सब स्ट्रक्चर को हम फाउंडेशन भी बोलते हैं। फाउंडेशन है वो किस पे टिका हो सकता है। फाउंडेशन सोइल पे टिका हुआ होगा, या फिर वो सबग्रेड पे टिका हुआ भी हो सकता है, सबग्रेड पे वो रेस्टिंग भी हो सकता है। सबग्रेड बेसिकली सोइल का ही कॉम्पैक्ट करके हमने एक लेयर बना दी कि सोइल थी वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, तो थोड़ी सी इसकी क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए हमने क्या किया, जो नेटिव सोइल थी वहां उस प्लेस पे उसी को हमने कॉम्पैक्ट कर दिया और उसको सबग्रेड बोल दिया जाता है। तो ये फाउंडेशन ये सबग्रेड पे भी रेस्टिंग हो सकता है और फाउंडेशन सोइल पे भी हो सकता है। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है
क्वेश्चन 124, किसी फाउंडेशन को हम शैलो फाउंडेशन कब बोलेंगे? तो इसके लिए कंडीशन होती है कि उसकी जो डेप्थ और ब्रेड्थ के बीच में हम चेक करते हैं, अगर जो डी है वो बी से बड़ा हो तो हम इसको डीप फाउंडेशन बोलते हैं। बी है वो इसकी ब्रेड्थ है, ये वाली डायमेंशन बी है और ये वाली डायमेंशन है ये डी है। तो अगर डेप्थ ज्यादा है बी से तो उस केस में डीप बोलेंगे, बट डेप्थ इक्वल है या कम है बी के तो हम उसको शैलो फाउंडेशन बोलेंगे। तो यहाँ पे 1/4 ऑफ इट्स विड्थ, इट मीन्स कम है, मतलब कि डी है वो बराबर है b/4 के। तो कौन सी कंडीशन फुलफिल हो पा रही है? सेकंड वाली, शैलो फाउंडेशन वाली। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। इसमें बोला हाफ ऑफ इट्स विड्थ, ये ब्रेड्थ है, कभी विड्थ बोल देता है कभी ब्रेड्थ भी बोल देते हैं। तो हाफ ऑफ इट्स विड्थ, तो इट मीन्स डी है वो इक्वल है b/2 के, तो भी ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। थर्ड केस में भी हो रही है, फोर्थ में भी हो रही है। तो यहाँ पे आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन ई होना चाहिए, जबकि यहाँ पे आंसर गिवन है, आंसर की में ऑप्शन डी है जो कि नहीं होगा। डी अपनी जगह सही है लेकिन बाकी तीनों भी अपनी जगह सही है, तो सारे के सारे स्टेटमेंट ही सही है यहाँ पे। तो आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। अगर ऐसा होता है कि उल्टा होता है रिलेशन, कि जो डी है वो बी का 4 टाइम्स है, तो उस केस में ये स्टेटमेंट गलत हो सकते थे। लेकिन अभी तो ये सेकंड वाली कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं सारे के सारे स्टेटमेंट, तो सारे ही सही हो जाएंगे। आरसीसी की बुक में बहुत ज्यादा मिस्टेक्स हैं, अगर आप कर रहे हो तो इसको प्रैक्टिस कर रहे हो, सोल्व कर रहे हो, तो आंसर्स को दूसरी जगह वेरीफाई करें, या तो मेरे सॉल्यूशंस के सारे वर्ड्स देख लें। कुछ क्वेश्चंस में आपको लग रहा है कि हाँ आपने कर लिया, वैल्यूज गिवन है, हम याद कर लेंगे, तो उसको भी एक बार वेरीफाई जरूर करें, क्योंकि आपने इतनी मेहनत करके पढ़ाई की, याद भी की चीजें, और फिर पता चलता है कि आपने गलत याद कर ली, और उसके कारण फिर एग्जाम में गलत होता है क्वेश्चन। तो ऐसा नहीं करना, आप वेरीफाई करें उसको कोड में या कहीं पे, या मेरे वीडियो से वेरीफाई कर लें। नेक्स्ट है क्वेश्चन 125। क्वेश्चन 125 में पूछा है कि कोई कॉलम्स है रो में, ए नंबर ऑफ कॉलम्स है रो में, तो वहां पे हम कौन सी फुटिंग प्रोवाइड करेंगे? तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, स्ट्रिप फुटिंग। कोई वॉल के अंडर प्रोवाइड करनी है या फिर रो ऑफ कॉलम्स है तो वहां पे प्रोवाइड करनी है, तो वहां पे फुटिंग होती है वो स्ट्रिप फुटिंग होती है। कुछ स्टूडेंट्स को डाउट हो सकता है कि स्ट्रेप फुटिंग क्यों नहीं है। स्ट्रेप फुटिंग बेसिकली 2 ही कॉलम्स को कनेक्ट करने के लिए यूज होती है, एक कॉलम ये है दूसरा ये है, इनको हमने स्टेप से कनेक्ट कर दिया, तो स्टेप नहीं होगा, आंसर ऑप्शन डी होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 से ज्यादा कॉलम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 126। यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है, यहाँ पे भी मिस्टेक है। ऑप्शन ए में बोल रहा है कि पाइल एक सिलेंडर मेंबर है जो कि ट्रांसफर करता है लोड को अपने लोअर एंड से, लोअर एंड पे कोई स्ट्रॉन्ग स्टार्टअप है वो टिका होता है और वहां पे ट्रांसफर करता है। तो ऐसा होता है एंड बीयरिंग पाइल के केस में। एक होती है एंड बीयरिंग पाइलिंग जो कि सारा का सारा लोड है, इसको यहाँ पे एंड स्टार्टअप है जहाँ पे ये टिकी हुई है यहाँ पे ट्रांसफर करती है, तो इस पाइल को बोलते हैं एंड बीयरिंग पाइल। तो ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन ये ऑप्शन डी, कि पाइल है वो ट्रांसफर करता है लोड को सराउंडिंग सोइल को। तो ऐसी भी पाइल होती है जिसको हम फ्रिक्शन पाइल बोलते हैं, जो कि सराउंडिंग जो सोइल है इसको लोड ट्रांसफर करती है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। ऐसा तब करते हैं जब बहुत ज्यादा लार्ज डेप्थ तक भी स्ट्रॉन्ग स्टेटा हमें नहीं मिल रहा है, तो हम फ्रिक्शन पाइल्स प्रोवाइड करवा देते हैं। काफी बार दोनों का कॉम्बिनेशन भी होता है। ऑप्शन सी में है कि लोड को ट्रांसफर करता है वो फ्रिक्शन से करता है, तो हाँ ऊपर वाली जो ऑप्शन डी में हमने जो पाइल पढ़ी वो पाइल फ्रिक्शन से लोड ट्रांसफर कर रही है, ये भी सही। ऑप्शन डी में बोला है कि पाइल है वो सिलेंड्रिकल बॉडी है कंक्रीट की बनी हुई जो कि लोड को ट्रांसफर करता है ए डेप्थ ग्रेटर देन इट्स विड्थ। तो ऑब्वियसली पाइल फाउंडेशन है वो डी फाउंडेशन है, तो इसके लिए जो डी होगा ऑब्वियसली बी से ज्यादा होगा, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो सारे स्टेटमेंट ही यहाँ पे सही है। आंसर की मैं स्टेटमेंट डी को सही बताया है लेकिन ए बी सी भी सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन ई होना चाहिए ऑल ऑफ द अबव, तो वो ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 127। इसमें पूछा है कि कोई एब्सोल्युटली रिजिड फाउंडेशन है तो उसमें प्रेशर होगा वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। बेसिकली ये जियोटेक का क्वेश्चन है। 2 टाइप की फाउंडेशंस होती हैं, एक रिजिड फाउंडेशन होती है, एक फ्लेक्सिबल फाउंडेशन होती है। रिजिड फाउंडेशन इट मींस ये रिजिड है, डिफ्लेक्ट नहीं होगी बिल्कुल भी, तो ये अगर इसका सेटलमेंट होगा तो ये कुछ
नीचे जाएगी सेटल होके तो कुछ इस तरीके से जाएगी, बिल्कुल भी इसमें डिफ्लेक्शन नहीं होगा। इसके जैसा ये अभी हॉरिजॉन्टल है बिल्कुल वैसे के वैसे हॉरिजॉन्टल है, क्यों नीचे शिफ्ट हो जाएगी। तो क्या हुआ इस केस में, जो सेटलमेंट हो रहा है वो सेम हो रहा है हर जगह, हर एक पॉइंट पे सेटलमेंट है वो सेम है। और इस टाइप के केसेस में प्रेशर होता है वो डिफरेंटली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है। ये डिपेंड करता है कि कौन से टाइप की सॉइल है, कहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा कहाँ पे कम होगा, ये डिपेंड करता है कि कौन से टाइप की सॉइल है। यहाँ पे सेटलमेंट यूनिफॉर्म है तो प्रेशर होगा वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। अगर कोहेसिव सॉइल है, दो टाइप की सॉइल्स होती है, कोहेसिव सॉइल और नॉन कोहेसिव सॉइल। कोहेसिव सॉइल्स होती है उनकी शियर स्ट्रेंथ होती है वो सी के कारण होती है, नॉन कोहेसिव की होती है वो सिग्मा के कारण होती है। तो कोहेसिव सॉइल है तो इट मीन्स वहां पे कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा हैं, तो ये जो एजेस वाले पार्टिकल्स हैं इनके पास में ये दूसरे पार्टिकल्स हैं, ये इन पार्टिकल्स को कोहेसिव फोर्सेस के कारण अट्रैक्ट करेंगे, पकड़ के रखेंगे। तो अगर हम इनको नीचे ले जा रहे हैं, तो अब अगर हम कंपेयर करें तो जो एजेस में हमें कहाँ पे ज्यादा फोर्स लगाना होगा, कहाँ पे कब लगाना होगा। एजेस में जो भी चारों तरफ जो आउटर पेरिफेरी पे जो पार्टिकल्स हैं उनमें कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा हैं, इसलिए हमें वहां पे जो प्रेशर लगाना पड़ेगा वो ज्यादा लगाना पड़ेगा, और अंदर है वहां पे होगा वो प्रेशर कम होगा। तो कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा प्रेशर का जब सॉइल है वो कोहेसिव है। अगर सॉइल कोहेसिव नहीं है, नॉन कोहेसिव है, तो वहां पे उसकी शियर स्ट्रेंथ होगी वो होती है सिग्मा के कारण। सिग्मा है इफेक्टिव स्ट्रेस, ऊपर से जो हम लोड लगा रहे हैं उसके कारण वो कॉम्पैक्ट हो रहे हैं, कन्फाइन हो रहे हैं, और उसके कारण उनमें शियर स्ट्रेंथ डेवलप हो रही है। अब कन्फाइनमेंट कहाँ पे ज्यादा होगा, पेरीफेरी पे ज्यादा होगा कि इनसाइड में ज्यादा होगा। ये फुटिंग है तो पेरीफेरी के पार्टिकल्स तो कन्फाइंड नहीं है क्योंकि इनके आसपास वाले पार्टिकल्स तो बिल्कुल उठ जाएंगे, ऊपर तो सिर्फ सोइल का लोड लग रहा है, ऊपर से कोई लोड आ ही नहीं रहा है, फाउंडेशन पे आ रहा है। तो जब इस टाइप का केस हो तो यहाँ पे कन्फाइनमेंट है वो सेंटर के अराउंड ज्यादा है, सेंटर के आसपास कन्फाइनमेंट ज्यादा है तो सेंटर के आसपास सिग्मा ज्यादा होगा। इसलिए जो प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यहाँ की शियर स्ट्रेंथ ज्यादा है, एजेस की शियर स्ट्रेंथ कम है, यहाँ पे शियर स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो जहाँ पे शियर स्ट्रेंथ ज्यादा है वहां पे भी ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से होगा कि सेंटर में प्रेशर काफी ज्यादा है और एजेस पे है वो काफी कम है। तो ऐसा होता है रिजिड फाउंडेशन के केस में सेटलमेंट यूनिफॉर्म होगा। सेटलमेंट तो यूनिफॉर्म है, लेकिन अब हमें कहाँ पे प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ रहा है, जहाँ पे शियर स्ट्रेंथ ज्यादा है। कोहेसिव फोर्सेस में एजेस में शियर स्ट्रेंथ ज्यादा होगी क्योंकि सी के कारण होती है, आसपास के पार्टिकल्स होंगे ये इसको अट्रैक्ट करेंगे, नीचे नहीं जाने देंगे, तो हमें यहाँ पे ज्यादा प्रेशर लगाना होगा। और इसमें जो प्रेशर होगा नॉन कोहेसिव जो सॉइल है उसमें जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, नॉन कोहेसिव सॉइल है उसमें जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। अब यहाँ पे एक है कि बी मोर एट द एजेस ऑफ द फाउंडेशन, ऑप्शन ए में दिया है, काफी स्टूडेंट गलत कर देते हैं। ये स्टेटमेंट अपनी जगह सही, लेकिन ये तब सही है जब बात हो रही हो कोहेसिव सॉइल की। जब कोहेसिव सॉइल की बात नहीं है तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, नॉट बी यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म नहीं होता ये, इस तरीके से कोहेसिव में होता है, नॉन कोहेसिव में इस तरीके से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 128। नेक्स्ट क्वेश्चन 128, यहाँ पे भी मिस्टेक है। बेसिकली इसने पूछा है कि यूनिफॉर्म प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन हो, इसके लिए हम थिकनेस जो होती है वो फाउंडेशन की कैसे रखते हैं। यूनिफॉर्म प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जैसे कि ये फाउंडेशन है तो इसमें ऊपर से लोड आ रहा है, कॉलम्स, ये कॉलम्स है फॉर एग्जांपल, ये लोड ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इस लोड के कारण नीचे से सॉइल है वो प्रेशर लगाएगी अपवर्ड, तो वो प्रेशर है वो यूनिफॉर्म हो। तो इसके लिए थिकनेस का कुछ भी लेना देना नहीं होता, इसके लिए कंडीशन ये होती है कि जो आपके दोनों फोर्सेज हैं, इससे फॉर एग्जाम्पल पी लोड ट्रांसफर हो रहा है, इससे P1 लोड ट्रांसफर हो रहा है, इससे P2 लोड ट्रांसफर हो रहा है, इनका जो रिजल्टेंट है वो उस पॉइंट पे लाई करे जो कि इस फाउंडेशन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो ये रिक्वायरमेंट होती है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वहां पे ये रिजल्टेंट है वो लाई करे तो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो यूनिफॉर्म होगा। थिकनेस जो होती है वो वेरी कराते हैं हम, एजेस पे कम रखते हैं, सेंटर पे ज्यादा रखते हैं,
थिकनेस डिसाइड होती है बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स होते हैं इसमें डिसाइडिंग फैक्टर। तो बेंडिंग मोमेंट भी सेंटर के आसपास ज्यादा होता है और शियर फोर्स भी जैसे जैसे हम एजेस से दूर जा रहे हैं तो शियर फोर्स बढ़ रहा है, तो हमें थिकनेस ज्यादा रिक्वायर्ड होगी। इसलिए हम जो प्रोवाइड करवाते हैं फाउंडेशन वो कुछ इस तरीके से होता है। इस तरीके से अगर आइसोलेटेड फुटिंग की बात करें तो हम या तो इस तरीके से स्टेप्ड फुटिंग प्रोवाइड करते हैं या इस तरीके से स्लोपिंग फुटिंग प्रोवाइड करते हैं। ये कॉलम है, ये लोड ट्रांसफर कर रहा है फाउंडेशन में, ये फाउंडेशन है, तो इस तरीके से स्टेप्ड है। यहाँ पे थिकनेस कम है, जैसे जैसे हम अंदर की तरफ जा रहे हैं थिकनेस इंक्रीज होती जा रही है, इसमें भी और स्लोपिंग वाले में भी। यहाँ पे कम है, अंदर की तरफ ज्यादा है। तो ये थिकनेस डिसाइड होती है शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के कारण होती है। और जो जो हम एजेस से अंदर की तरफ इनवर्ट्स मूव होते हैं शियर फोर्स भी इंक्रीज होता है और बेंडिंग मोमेंट भी इंक्रीज होता है। इसलिए जो थिकनेस है वो ज्यादा रिक्वायर्ड होती है और हम इस तरीके से थिकनेस एजेस पे कम रख के अंदर की तरफ इंक्रीज करते हैं। प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा अगर रिजल्टेंट ऑफ कॉलम फोर्सेस कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द एरिया, फुटिंग एरिया। तो इस तरीके से ये 128 गलत है। आपको कंसेप्ट समझ आ गए और क्यों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 129। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129 और 30। ये दोनों सेम ही कंसेप्ट पे बेस्ड है। 129 में इसने पी की फॉर्म में लिखा है, 130 में पी की वैल्यू दे दी है, तो जो इक्वेशन बनी है उसमें पी की वैल्यू पुट कर दी। ये दोनों क्वेश्चन है प्लेन कंक्रीट का फाउंडेशन है उसके लिए। तो प्लेन कंक्रीट का फाउंडेशन के लिए कोड में एक फॉर्मूला गिवन है, तो उसकी हेल्प से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। ये कोड में यहाँ पे गिवन है प्लेन कंक्रीट पेडेस्टल के लिए कि यहाँ पे इसके लिए ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, टेन अल्फा है वो 0.9 100 QU अपॉन FC के +1 से ग्रेटर होना चाहिए। और अल्फा यहाँ पे है, ये वाला एंगल है जो कि इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट को मिलाने पे आ रहा है। इस वाले एंगल के वैल्यू हो जाएगी टेन अल्फा विल बी इक्वल टू, अगर डेप्थ तक फाउंडेशन की इसको अगर हम डी से डिनोट कर रहे हैं और जो प्रोजेक्शन है फाउंडेशन का उसको अगर ए से डिनोट कर रहे हैं तो टेन अल्फा की वैल्यू यहां से आ जाएगी डी अपॉन ए। क्यू जो होगा वो प्रेशर होगा, ये क्यू जो बेस पे मैक्सिमम प्रेशर लगेगा, जो लोड के कारण सोइल पे प्रेशर लगाएगा फाउंडेशन, और फाउंडेशन के पे सोइल है वो अपवर्ड प्रेशर लगाएगी, तो उसके कारण क्यू नोट आएगा, वो क्यू नोट हम कैलकुलेट कर लेंगे। एफसी के कौन सी कंक्रीट हम यूज कर रहे हैं तो उसके लिए एफसी की होगा वो गिवन होगा। तो इस तरीके से वो फॉर्मूला लगा। क्वेश्चन में जो इसने गिवन है कि पी है वो ये प्रेशर है अपवर्ड प्रेशर, तो ये हो गया क्यू नोट, तो पी के इक्वल हो गया स्लैब ऑफ प्लेन कंक्रीट फुटिंग हुज प्रोजेक्शन ऑन आइदर साइड ऑफ द वॉल इज ए सेंटीमीटर, तो टेन अल्फा हो जाएगा डी अपॉन ए। अब ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हमको एक वैल्यू एफसीके की और चाहिए जो कि क्वेश्चन में गिवन नहीं है, इसलिए इनकम्प्लीट है। अगर एफसीके की वैल्यू पता होगी तो आप जो फॉर्मूला है टेन अल्फा का उसमें सारी वैल्यूज रखोगे तो डी की वैल्यू आ जाएगी। जैसे कि ये तो यहाँ पे हो जाएगा टेन अल्फा डी अपॉन ए शुड बी ग्रेटर देन 0.9 100 QU की जगह P लिख देंगे। अगर एफसी के क्वेश्चन में गिवन होगा, वैसे यहाँ पे मिस्टेक है इसलिए नहीं गिवन है, तो एफसीके की वैल्यू रख दोगे +1 करके इसका रूट कर लोगे, तो इससे इक्वल करके एक वैल्यू निकाल लेंगे, उससे जो डी की वैल्यू आएगी उससे जो बड़ा वाला डी का ऑप्शन होगा वो आंसर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल डी की वैल्यू इसमें आ रही है 150, तो 150 से बड़ा जो भी ऑप्शन होगा वो आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हो, काफी सिंपल है, बट क्वेश्चन में डेटा मिसिंग है, एफसीके के बिना इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। ऑब्वियसली अगर हम कंक्रीट की कोई फाउंडेशन बना रहे हैं तो उसकी डेप्थ कितनी होगी ये इस पे तो ऑब्वियसली डिपेंड करेगा कि कंक्रीट की स्ट्रेंथ कितनी है। अगर एफसीके ज्यादा है तो फिर डी की वैल्यू कम आएगी। इस तरीके से क्वेश्चन में जो मिस्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है, इसमें यहाँ पे इसने पी की वैल्यू दे दी है, तो इसने जो आंसर अपना निकाला है उसमें इसने पी की वैल्यू लिख दी है, तो दोनों सेम ही है। आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से सोल्व करना है अगर प्लेन कंक्रीट के फाउंडेशन का क्वेश्चन आए तो आज के लेक्चर वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।